given that the regime in Tehran calls for the destruction of all Israelis, the destruction of Israel. Now that's not going to happen, I assure you. We won't let that happen. ये शायद पहली बार है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या ईरान की ताकत को बेंजामिन सही से भांप नहीं पाए, या फिर ट्रंप के यूटर्न ने इजराइल को जंग की जमीन पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया? दरअसल इजराइल के शहरों के भीतर से ईरान के अटैक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वैसी तस्वीरें अब से पहले कभी नहीं देखी गई थी। युद्ध तो इजराइल अपने वजूद में आने के साथ से लड़ रहा है और एक साथ कई मोर्चों पर लड़ चुका है, लेकिन पूरी दुनिया में इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम का लोहा माना जाता था। कहा जाता था कि इजराइल के आयरन डोम के सामने बड़ी से बड़ी मिसाइलें फुस हो जाती हैं, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर मोसाद के हेडक्वार्टर तक को ईरान ने निशाना बनाया है और खामेनेई की मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए तेल अवीव तक तबाही मचा रही हैं। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार कुछ डरे डरे से दिखाई दे रहे हैं। בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. बेंजामिन नेतन्याहू, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं, When someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. बेंजामिन, जिन्हें आक्रामक और निर्णायक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. 46 साल की उम्र में इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि वो कड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटते। אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. पूरे विश्व में बेंजामिन नेतन्याहू की छवि एक ऐसे कठोर नेता की है जिसकी कूटनीति की सराहना भी कई मुल्क करते हैं। If I can only get the Knesset to vote like this. अपने समर्थकों के बीच किंग बीबी के नाम से पुकारे जाने वाले नेतन्याहू पिछले कई दशकों से अपने फौलादी फैसलों के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में फौलाद की ये दीवार कुछ पिघलती हुई सी दिखाई दे रही है। ये पहली बार है जब किसी जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे का रंग फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. दरअसल इजराइल हमेशा से ये दावा करता रहा है कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल के सुरक्षा कवच को न सिर्फ भेदा है बल्कि उसे तार तार कर दिया है।
आग की लपटों के चक्रव्यूह में घिरी ये कोई सामान्य इमारत नहीं बल्कि इजराइल के बीरशेबा शहर में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है, जो ईरान के मिसाइल हमले में नस्तानाबूद हो गया है। लगातार दूसरा दिन है जब इजराइल के बीरशेबा शहर पर मिसाइल अटैक हुआ है। इससे पहले गुरुवार को ईरान के बीरशेबा के एक अस्पताल पर हमला हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अपनी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों को देखिए, जहां इमारतों का जर्रा जर्रा तबाह दिखाई दे रहा है। क्या कभी इजराइल के किसी शहर में मची तबाही की ऐसी तस्वीर देखी थी आपने? इजराइल और गजा से आने वाली तस्वीर के बीच मानो कोई फर्क ही नहीं बचा। जब से नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था, तब से गजा से ऐसी ही तबाही की तस्वीरें सामने आती रही हैं। लेकिन इस बार इजराइल की इमारतें उजड़ रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू मलबे में तब्दील अस्पताल का हाल जानने पहुंचे थे और इस बात की शिकायत भी कर रहे थे कि ईरान सैन्य ठिकानों की बजाय अस्पतालों को निशाना बना रहा है। We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. थोड़ा सा अभी बैकफुट पे दिखाई देता है इजराइल। बैकफुट पे तो नहीं है, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। उसको लगता है कि चीज़ें ऐसे नहीं हो रही हैं जैसा होना चाहिए था। मगर मेरा अपना आकलन ये कहता है कि ठीक है, यदि आप सरोक जो उसके हॉस्पिटल में फायर आया है या तो इनको यदि आप छोड़ दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि इजराइल जो रिट्रीब्यूट किया है 8 दिन के अंदर में, उसका डेवास्टेशन है। नेतन्याहू की फौलादी दीवार कैसे पिघली है, उसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब मलबे वाले अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए नेतन्याहू पहुंचे थे और मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त अचानक कुछ आवाज सुनते हैं और चौंक कर पीछे देखने लगते हैं। दरअसल ईरान के मिसाइल अटैक में अस्पताल ही नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज की इमारत तक तबाह हो गई है। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर देखिए, जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस बात का निशान बाकी रह गया है कि यहाँ इजराइल की चमकती हुई गगनचुंबी इमारत थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर उस वक्त आई जब कहा गया कि ईरान की मिसाइल ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को निशाना बनाया है। मोसाद, जिसे इजराइल की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, अगर वहां तक ईरान अटैक कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेंजामिन की नस को दबा रहा है। इजराइल को युद्ध में भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। युद्ध में रोजाना इजराइल को करीब 6,500 करोड़ का खर्च उठाना पड़ रहा है। ईरान के पास बहुत बड़ी क्षमता है कि ड्यूरिंग बैटल कंडीशन में भी मिसाइल बना सके। उसके बाद उनके पास जो ड्रोन सिस्टम है, शाहिद ड्रोन खास करके, वो भी वहाँ पहुँचती हैं और वो भी बहुत डेडली हैं। तो ये तो जो जानते हैं उसको यही पता था कि ये प्रलॉन्ग्ड होगा वॉर, तो आपको इजराइल को इतनी तो क्षति होगी। इजराइल के आयरन डोम को उसका अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन ईरान के अटैक के बाद इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदकर उसे भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। क्योंकि लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना लिया था कि आयरन डोम 100% कोई ऐसा चीज़ है सब चीज़ को रोक लेगा। ये जो मिलिट्री डोमेन के अंदर में इन चीज़ों को जानते हैं, कोई भी एडी सिस्टम वर्ल्ड का जो है 100% नहीं रोक पाता है उसकी। और आयरन डोम की भी जो क्षमताएं नापी गई थी वो 90
% ही है। तो यदि 100 मिसाइल फायर होता तो 10 जरूर गिरेगा। इसके अलावा जो सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक खास करके मिसाइल्स हैं, और उनके पास बहुत बड़ा जखीरा है। उसमें 2000 ये मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल में पहुंच सकते हैं। दरअसल ईरान की सेना ने अपनी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा चर्चा सेजुल मिसाइल की हो रही है, जिसका पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। सेजल मिसाइल की खासियत यह है कि ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिसके चलते इसे बेहद ही आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। जबकि जो दूसरी तरह की मिसाइलें होती हैं वो लिक्विड फ्यूल पर चलती हैं और उन्हें चलाने से पहले यानी दागने से पहले भरने की जरूरत होती है। सेजल मिसाइल को चलते फिरते मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जिसके चलते इसे लॉन्च करने के बाद आसानी से छिपाया भी जा सकता है। लेकिन ईरान अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अब वो हथियार निकाला है जो दुनिया भर में प्रतिबंधित है। ईरान ने पहली बार जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये बम अंधाधुंध हमले के लिए जाना जाता है। क्लस्टर बम अपने साथ कई छोटे छोटे विस्फोटक लेकर चलते हैं और हवा में ही उस बम के अंदर से वो विस्फोटक निकलते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़े इलाके को तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। इस बम से निकलने वाले छोटे छोटे विस्फोटकों का रेडियस 8 किलोमीटर तक का होता है। सवाल यह है कि क्या ईरान के ऐसे ताबड़तोड़ हमलों से हिल चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह क्यों कहा कि वो अकेले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर सकते हैं? दरअसल इजराइल सिर्फ 8 दिन से ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि वो पिछले 2 साल से अलग अलग मोर्चों पर जंग कर रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद इजराइल एक साथ हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक को निशाना बना रहा है। ऐसे में उसके पास हथियार तो स्वाभाविक तौर पर घट चुके हैं। उनका आयरन डोम भी ईरान की मिसाइलों से इजराइल की रक्षा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि नेतन्याहू को नए हथियारों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, क्या नेतन्याहू ट्रंप का जंग में सीधा दखल चाहते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा बयान सुनिए। मैं इस बात के लिए दृढ़ निश्चित हूं कि अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। उनके तमाम परमाणु कार्यक्रम को मिटा देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शामिल होंगे या नहीं, ये उनका फैसला है। अमेरिका के हित में जो होगा वो ट्रंप करेंगे और मैं वो करूंगा जो इजराइल के हित में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पर हर तरह की मदद का स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अमेरिका साथ दे या न दे, वो पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ अकेले ही आर पार की जंग लड़ेंगे। That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. दरअसल ट्रंप अचानक पलट गए हैं। कहा तो ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में वो G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर चले आए थे। Why are you leaving the G7 early for Washington? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का साथ देने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करने से नहीं थक रहे थे और बार बार बता रहे थे कि ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप उनके साथ ढाल की तरह खड़े हैं। אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו. אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות. ट्रंप ने भी यही संकेत दिए थे कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे वरना बहुत बड़ा हमला होगा। Are you possible? Is that possible in the next 24, 48 hours? Certainly possible. A complete give up.
ट्रंप की चेतावनी का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने टका सा जवाब देते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए, ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. تسلیم چی بگم؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा माहौल बनाया और वॉर रूम में बैठकों की खबरें लगातार आती रही। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन गुरुवार को खबर आई कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के खिलाफ छिड़ी जंग में ट्रंप इजराइल का साथ देंगे या नहीं, इसका फैसला वो अगले 2 हफ्तों के भीतर लेंगे। तो क्या ट्रंप ने इजराइल को जंग में अकेला छोड़ दिया? क्या माहौल बनाकर ट्रंप ने मूड बदल दिया? अमेरिका इजराइल को अकेला तो कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ने 1948 में मिडिल ईस्ट में बसाया ही इसलिए था ताकि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे। लेकिन हाँ, डायरेक्टली वो नहीं आएगा। एट प्रेजेंट ईरान के अंदर 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुका है इजराइल। तो इजराइल बॉम्बिंग कर सकता है, कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है, बड़े बड़े बम कर सकता है। अमेरिका ने 14 कार्गो प्लेन ऑलरेडी इजराइल के पास भेज दिए। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल को परोक्ष हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है, अपरोक्ष मदद ही इजराइल के लिए काफी है। ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल बिना अमेरिका के कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान का परमाणु ठिकाना पहाड़ और चट्टान के लगभग 300 फीट मोटी तह के नीचे मौजूद है, जहां इजरायली बमों का कोई असर नहीं होगा। 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान की नतांज परमाणु साइट को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज भी नष्ट हो गए थे, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस हमले में सीमित नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इजराइल के पास उसे पूरी तरह बर्बाद करने की क्षमता नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की, क्योंकि इस काम के लिए इजराइल को ट्रंप की जरूरत है। दरअसल अमेरिका के पास GBU-57 बंकर बस्टर बम है, जो जमीन के सैकड़ों फीट भीतर मौजूद गहरे बंकरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। इजराइल अमेरिका से सैकड़ों फीट नीचे मौजूद परमाणु ठिकाने को तबाह करने वाले वो ही बम मांग रहा है, और ये तब होगा जब अमेरिका खुद युद्ध में सीधे तौर पर एंट्री लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल अटैक तो करते रहेंगे, लेकिन जिस परमाणु साइट को ईरान से मिटा देने की कसम खाकर इजराइल ने ये जंग शुरू की थी, उसका वो तब तक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा जब तक अमेरिका सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल नहीं होता।